नमस्कार, राम राम। आज हमारे साथ तुलसी जी सारण हैं, जिनकी रैंक 48वीं है। ये बूस्टर एकेडमी के साथ प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों चरणों में जुड़े रहे और इनकी तैयारी के दौरान इनकी ये जर्नी कैसी रही है, आज ही इस बात से हम रूबरू होंगे। और उसके साथ साथ जो सुदूर क्षेत्र तक बाड़मेर के रहने वाले बच्चे भी हैं, जो लड़कियां हैं, जो घर बैठकर पढ़ रही हैं, जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल है, प्रेरणा स्रोत है। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसके साथ साथ पहला क्वेश्चन तो मेरा यही होता है, कैसा फील हो रहा है सिलेक्शन के बाद, क्योंकि आपने दो बैक टू बैक सिलेक्शन लिए, पिछली बार 282 रैंक और इस बार 48 रैंक। जी सर, सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इससे पहले रोजगार नहीं था, तो बेरोजगारी से रोजगार में आने का ये बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। और साथ में ये आरएस में आरएस जैसी जो प्रेस्टिजियस सेवा है उसमें आने के लिए बहुत बहुत खुशी हो रही है। और उसके साथ साथ मेरे कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम बच्चों तक आपकी पूरी जर्नी पहुंचाना चाहते हैं। तो जब पहली बार आपने आरएस का सपना देखा था, उस समय आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? सर, जैसे कि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो सबसे पहले मेरा यही डर था कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से होके और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनसे कंपटीशन कैसे कर पाएंगे हम। इतने नॉलेजेबल, उनका बेस इतना पहले से ही मजबूत होता है और हमारा बेस इतना मजबूत नहीं था, तो ये एक डर रहता है कि कैसे हम इस चीज से ओवरकम कर पाएंगे। मतलब मैं कम्पीट कर पाऊंगा या नहीं करूँ। तो एकेडमिक में आपके 12th में परसेंटेज कैसे थे? 12th मैंने नवोदय विद्यालय से की थी, सीबीएसई बोर्ड था मेरा, और 91% थी मेरी। परसेंट तो अच्छे थे, फिर आपको जो है वो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और उसके साथ साथ ये डर हर बच्चे में होता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये होता ही है। और जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं, मुझे तो लगता है कि सेकंड टाइम जो अभ्यर्थी पेपर देते हैं उनको तो और डर लगता है। इस इन दो भर्तियों में तो ज्यादा अंतर नहीं था, बैक टू बैक भर्तियां थी। अगर 2 साल का गैप लग जाए और उसके बाद सेकंड टाइम वाले पे एक मॉरल प्रेशर रहता है कि इस बार तो करना ही है। तो आपने जो सेकंड अटेम्प्ट दिया उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया आपने ऐसे? जी सर, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने मेनली, जैसे कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में, वो मैंने आपकी वीडियोस देखे, मैंने शुरू से आपकी वीडियोस देखे इकोनॉमिक सर्वे के लिए। तो उसमें मैंने क्या किया, साथ में जो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी ऐड कर लिया आपकी वीडियो के साथ। ठीक है। और सेकंड मैंने जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसमें मैंने अधिक माइंड मैप बनाने और अधिक मैप वगैरह मैपिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। और थर्ड मैंने आंसर राइटिंग में जो फॉर्मेटिंग है उस पे अच्छा फोकस उस पे अच्छा फोकस किया, ताकि मतलब अच्छे मार्क्स गेन किए जा सके। इकोनॉमिक्स के अंदर 2023 और 24 दोनों ही भर्तियों के अंदर इकोनॉमिक्स में योजनाएं बहुत पूछी गई। मतलब जो जो योजना मतलब 2 नंबर में आने वाली थी वो 10 नंबर में भी पूछी गई। तो उसमें क्या वो जो पढ़ा था आपने वो काम आया आपके? जी सर, जैसे कि एक तो आपकी वीडियोस के थ्रू हमें योजनाएं पूरी रटा दी गई थी, जैसे कि कौन से ईयर्स में क्या उद्देश्य है उनके, तो हमने उसी फॉर्मेटिंग में उसको लिखा, तो 10 नंबर में भी उसको हैंडल करने में इतनी दिक्कत नहीं आई हम लोगों को। मतलब याद होना जरूरी है ना? याद रटा रटा हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग के साथ साथ अगर फैक्चुअल पोर्शन अच्छा हो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो, तो आदमी जो बहुत अच्छे से जो है उसे कवर कर सकता है। उसके साथ साथ क्या कभी आपको तैयारी के दौरान, जब हम 4 पेपर ये देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण पेपर आपको कौन सा लगा? एक सेकंड पेपर में जो साइंस का पेपर है वो सबसे चुनौतीपूर्ण लगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही आर्ट्स का है और मुझे 10th में भी इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे साइंस में, और मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग मैं साइंस नहीं थी, तो साइंस सबसे चुनौतीपूर्ण लगा मुझे। और उसके बाद जैसे कि जो इंग्लिश का पेपर है फोर्थ में, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो इंग्लिश का पेपर मुझे सबसे चुनौतीपूर्ण लगा। लेकिन जैसे कि मैंने राकेश बाबू सर है उनकी क्लासेस ली थी 2023 वाले पेपर में, तो उन्होंने मेरी इंग्लिश की जो नॉलेज है उसको काफी बढ़ा दिया था। उन्होंने ग्रामर को 0 से पढ़ाया था हम लोगों को। बामू सर के लिए सभी ये कहते हैं, बामू सर बूस्टर अकेडमी पे 2023 और 2024 दोनों वैकेंसी में उन्होंने पढ़ाया है। सभी बच्चों का यही एक्सपीरियंस है कि एक बार भामू जी से अंग्रेजी पढ़ लो तो उसके बाद में हिंदी वाला भी अंग्रेजी भी कर सकता है। और वो जो कंपोजिशन पे जिस तरीके से वो फोकस करता है ना, वो काबिल तारीफ है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे टाइम हम नहीं पढ़ पाए सर से, तो हमारा दुर्भाग्य ये था कि हमारी रीच नहीं थी वहां तक। आज ऑनलाइन में बच्चा घर बैठे पढ़ सकता है, तो बहुत अच्छा सर कवर करवाते हैं। और इंग्लिश के अंदर तो एक्सपीरियंस हर स्टूडेंट का बहुत अच्छा रहा है। पर इंग्लिश के लिए पढ़ने के साथ साथ आपने अपनी तरफ से ऐसे क्या एफर्ट किए जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को करने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो जो है वो बहुत सारे लोगों की कमजोर है।
जी कि आप मान के चले। कल राजेंद्र जी रिणवा साहब जिनकी 38 रैंक है, उनका भी ये कहना है सर अंग्रेजी नहीं सुधरी और सब कुछ सुधर गया, एसडीएम तो बन गए, लेकिन जो अंग्रेजी की बात उन्होंने अब भी कही। जी सर, तो इसमें जैसे कि बाबू सर ने हमें बोला था, राकेश बाबू सर ने, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंग्लिश में छोड़ के नहीं आना है अपन को, कुछ भी पैराग्राफ है उसको शुरू से लेके अंत तक आपको लिखना ही है, चाहे कुछ भी लिखो। तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करवाई थी हम लोगों को, तो हम एग्जाम हॉल में कोई भी टॉपिक आया तो हम उस पर लिख के आए हैं। तो इस चीज़ का हम लोगों को जरूर फायदा हुआ है, क्योंकि हमारी हिंदी मीडियम वालों की ये दिक्कत रहती है कि हम लिख नहीं पाते इंग्लिश में। लेकिन उन्होंने क्या, डेली टेस्ट में वो हमें ये कॉम्प्रिहेंसिव वगैरह ये लिखाते थे, और ये पैराग्राफ राइटिंग करवाते थे, और प्रिसाइज राइटिंग है। तो हाँ प्रिसाइज राइटिंग में पहले तो हम लोग पूरा ही लिख देते थे, जो हाँ पैराग्राफ होता था। धीरे धीरे उन्होंने हम चीजों हम लोगों को सिखाया, और हमने घर पे भी आके प्रैक्टिस की, कोई भी एक टॉपिक लेके उस पर रैंडम लिखना। एलोब्रेशन भी बहुत अच्छा करवाते हैं सर, जी एक ही जैसे एलोब्रेशन के 8-9 टाइप आप हैंडल कर सकते हो। जी सर, वो एक फिक्स पैटर्न बता देते हैं कि हमें कैसे हैंडल करना है, तो उस हिसाब से हम रूम पे भी प्रैक्टिस करते थे उसको लिखने की। और ग्रामर अच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर के साथ साथ जो 60 नंबर का जो पोर्शन जो पहले हुआ करता था स्पेशली कंपोजिशन का, उसमें लोगों के नंबर ही नहीं होते थे, तो इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल इंग्लिश बिना इंग्लिश, नो इंग्लिश नो आरएस, नो इंग्लिश नो एसडीएम तो श्योर ही है, ये मान ये के तो चलो। श्योर अब है। तो क्योंकि अब जिस तरीके से हिंदी का वेटेज कम हुआ है, ऐसे अपने आप में तैयार हुआ है, तो ये अपने आप में एक जी कारण बन चुका है। अब आगे एक दो क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये एग्जाम मेरे बस का है या नहीं है, कभी ऐसे? क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी एक जर्नी होती है, और वो कोने में बैठ के खुद से बात तो करता है जी सर। ना। ये सबसे पहले जैसे कि मैंने आईएएस की तैयारी से अपना स्टार्ट किया था, तो आईएएस के 2 अटेम्प्ट में मैं फेल हुई। तो उसके बाद मुझे एक बार जरूर लगा था कि मेरे ये चीज़ें मेरे बस की नहीं है। लेकिन जब मैंने आरएस का पहला अटेम्प्ट दिया और मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो फिर दोबारा मेरे को सोचने पे इस चीज़ को मजबूर किया कि ये मेरे बस का है कि नहीं है। लेकिन फिर मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट था इस चीज़ क्या में। मोटिवेशन थी वो जिसने मतलब कहा कि बनना ही है? पापा, जैसे कि मेरे शुरू से ये 11th क्लास में नवोदय विद्यालय में हमारे एक सीनियर आए थे, तो उनसे मैंने ये सपना लिया था कि हम भी आईएएस बन सकते हैं। तो ये मोटिवेशन शुरू से था कि मुझे बनना तो जाना तो इसी फील्ड में है, और ऊपर से मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मेरे पापा हमेशा से ही मुझे ये कहते थे कि तेरे को सिविल सर्वेंट ही बनना है, क्योंकि पहले से ही 2 बहनें मेरी टीचर फील्ड में है। तो मेरा ये शुरू से ही था कि इसी फील्ड में जाना है। पिताजी सपना पूरा करना, क्या मतलब क्या खुशी हुई, मतलब कैसी खुशी हुई? वो खुशी तो होनी है, पर जो मतलब 1 to 82 और इस बार 48, और जब पता चला कि आरपीएस आप बनेंगे, तो क्या खुशी, कैसा पल था वो? सर, जैसे कि 200 पहली बार मेरे जैसे आरएस में सिलेक्शन हुआ था, वो उसकी खुशी तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पहली बार आरएस में सिलेक्ट होना, क्योंकि जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम यही सोचते हैं कि किसी भी पोस्ट पे हमारा कुछ भी सिलेक्शन मिले, हो। बस मिलना जरूरी है। जी सर। तो सेकंड बार में जब ये मेरे 282 रैंक आई, तो ये काफ़ी अच्छी रैंक थी उस टाइम। तो मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। 48वीं रैंक पे खुशी तो हुई, लेकिन उस लेवल की खुशी नहीं हुई, क्योंकि एक पहले रोज। से एक रिजल्ट और एक रोजगार हमारे पास था। जी सर, इसलिए। गर्ल्स के लिए रोजगार बहुत जरूरी है, जी सर। और मेरा ये मानना है जो मध्यम परिवार, गांव डाणी या सामान्य परिवारों से जो बच्चियां आती है, उनके लिए एजुकेशन ही अपने आप में एकमात्र जो संसाधन है, जिसका उपयोग करके वो जीवन को बहुत अच्छे से, सामंजस्य के साथ और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकती हैं। तो इसके लिए लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है? आजकल लड़कियों के लिए जो ये पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और किसी पे डिपेंड ना रहे आगे जाके। तो लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, यही है। और सिलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों में ही कहूंगा कि ऑनलाइन से कितना फर्क पड़ा है आजकल आरएस के अंदर, क्योंकि बूस्टर तो एकदम कंप्लीट ऑनलाइन है। हमारे यहाँ तो जो बच्चे है वो, आप भी पहली बार यहाँ इंटरव्यू के टाइम ही आए, प्री मेंस में आपने पढ़ा बढ़िया तरीके से, तो ऑनलाइन का क्या मतलब, कैसी आपकी जर्नी के टाइम आपने ऑनलाइन तैयारी करी, सुबह पढ़ लो, रात को लेट तक पढ़ रहे हो, 2x करके पढ़ रहे हो, क्या फीलिंग रही? ऑनलाइन का सर सबसे पहले तो यही रहता है कि जयपुर आने की कोई आवश्यकता नहीं है कोई हम लोगों आवश्यकता को। नहीं है। जयपुर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सेकंड ये रहता है कि किसी भी टाइम आप, जैसे कि क्लास का तो एक फिक्स टाइम होता है, अगर वो मिस हो गई तो फिर अपने देख नहीं पाते। तो ऑनलाइन का ये फायदा रहता है कि आप किसी भी टाइम उस क्लास को कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं। कितनी भी बार अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो उसको दोबारा भी देख सकते हैं। दोबारा भी और देखा जा थर्ड ये सकता रहता है कि अगर कोई टॉपिक आप थोड़ा बहुत ही क्लियर करना हो तो आप 2x करके भी देख है, सकते हैं। 2x करके भी देख सकते टाइम की बचत होती मतलब है। कस्टमाइज पैकेज है, आपको जितना देखना है उतना देखो। उतना देखो। और आपको कभी लगता है कि मुझे यही सब्जेक्ट करना है अभी, तो मिशन मोड में वो भी किया जा सकता है।
जी सर। बहुत बार क्या होता है कि जनरली मैं भी कई बार स्टूडेंट्स को, जैसे सेकंड अटेम्प्ट जिनका है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये लागू नहीं होता, सेकंड अटेम्प्ट है या जो मेंस में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो सारी क्लास देख लें या 8 घंटे जाके वो बैठ जाएं। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, मेंस तक गए हो, एक बार आपने पढ़ लिया तो उस सब्जेक्ट को उतना डिटेल से वापस किसी से नहीं पढ़ा जा सकता। जी सर, जैसे हम लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने थे हम्म। छोटे वाले, तो मैंने और भूमिका ने ये देखा कि कौन सी कोचिंग के अपने लें। हाँ। तो मैंने बूस्टर का देखा कि 5 सब्जेक्ट का वो मॉड्यूल था, तो हम दोनों ने वो लेने का डिसाइड किया और 5 सब्जेक्ट ही पढ़े और साथ में उसके नोट्स भी लेके आ गए। तो हाँ। उस चीज का हम लोगों को एक बहुत फायदा एडवांटेज हुआ। होता है कि बुक आपके पास है, क्लासेस आपके पास है, उसे कवर करो, तो ये एक अच्छी चीज रहती है। और स्पेशली मैं ये कहूंगा कि जो सेकेंड अटेम्प्ट जो विद्यार्थी दे रहे हैं, जिनको इंप्रूवमेंट करना, उन लोगों को ऑनलाइन के अंदर मिशन मोड पे लगना चाहिए कि मेरे को ये सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट करना है, ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, बार बार ये इश्यू क्रिएट कर रहा है, तो इस पे लगो सबसे पहले। फर्स्ट टाइम में तो व्यक्ति को वो पढ़ना चाहिए जो अच्छा लगे, जो उसके लिए सरल हो, सहज हो, ताकि मोटिवेशन रहे, पढ़ता रहे। लेकिन सेकेंड टाइम में मेरे हिसाब से वहां वार करना चाहिए जहां सबसे बड़ी चुनौती है। आपको जी लगता है सर, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट था ना, उस टाइम मैंने 2021 में, जैसे कि मेरा मेंस से थोड़े ही नंबर ज्यादा थे, कट ऑफ से मेंस के, तो मैंने ये देखा कि साइंस का जो पोर्शन था, मैंने मेरी कॉपियां मंगाई, तो उसमें देखा कि साइंस का पोर्शन बहुत कमजोर था मेरा। और फोर्थ पेपर था हिंदी इंग्लिश का, वो बहुत कमजोर था, तो मैंने इंग्लिश के लिए भानु सर की क्लासेस ज्वाइन की थी उसके बाद। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी कमियां जो भी रही है उसको कॉपियों में देखो, और उसमें सुधार करने के लिए जरूरी है कि आप एक स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपके कमजोर है उस पर फोकस करो। कभी लगता है आपको अगर आप सिलेक्शन नहीं होता तो आज आप क्या कर रहे होते? आज मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा हुआ होता, या तो तैयारी कर रही होती, या मैंने जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं तैयारी कर रही थी अपने 2023 का रिजल्ट आने से पहले, तो हो सकता था मैं उसमें सिलेक्ट हो जाती। ये प्रश्न इसीलिए है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं वो हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, लेकिन उसके साथ साथ सामान्य परिवार के बच्चों के पास प्लान बी नहीं, प्लान जेड तक होने चाहिए। हमने हमारे जीवन में सारे पेपर दिए, उसका कारण यही रहा है कि देखो आरएस जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, लेकिन आरएस की तैयारी से, इस रेंज से बहुत सारे पेपर निकल सकते हैं, तो आपको सबऑर्डिनेट एग्जाम्स भी जो है वो देने चाहिए। जी सर, देने चाहिए। मैंने भी खुद ने ये पटवारी का एग्जाम था पीछे वाला, ये दिया था। हाँ। तो एक कहीं ना कहीं इतना टाइम, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार इसका क्लियर होने में, तो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन देखना ही पड़ता है। हाँ, होना चाहिए। हाँ। पर कभी कभी ये भी होता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो तैयारी के अंदर बहुत तगड़ी भूमिका निभाती है, और वो है तानों के माध्यम से। आपने सुने हैं कभी थोड़े बहुत? थोड़े बहुत। छोटे मोटे तो चलते हैं। हाँ, थोड़े बहुत मैंने सुने हैं कि जैसे कि एकदम इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी करना, तो उन्होंने मुझे कई बार ये कहा है कि छोटे एग्जाम की तैयारी कर लो एक बार, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा ये ये। आरएस बनाए के हैं। और जैसे कि हम 3 बहनें ही हैं, हमारे कोई भाई नहीं है, तो मेरे पापा को भी कई बार कहा जाता था कि छोरियन पढ़ा के क्या करोगे थे। ये मतलब बहुत मतलब विडंबना है सोसाइटी की कि मतलब जो है वो 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, लड़का नहीं है, तो फिर अपने माता पिता का उद्देश्य ही खत्म हो गया। अब वो करेंगे ही क्या? तो जी। इस सोच को कैसे बदला जाए? इस सोच को, जैसे कि मेरे पापा ने कभी, हम में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। हम जैसे कि मेरे दोनों बहनें हैं बड़ी वाली, वो भी, उनको भी पूरा एकदम जॉब लगा के उसके बाद ही शादी की उनकी। तो मेरे पापा का शुरू से यही था कि इनको आत्मनिर्भर बनाना है, पहले गवर्नमेंट जॉब लगा के उसके बाद ही जो भी आगे की जो काम है वो करने हैं। जैसे कि मेरी शादी भी अभी तक नहीं की है। तो यही है कि जो माता पिता है वो ही इनिशिएटिव ले सकते हैं इस सोच को बदलने के माता लिए। पिता को और समाज को, दोनों को इस चीज पे सोचना चाहिए। और कटु सत्य है ये, अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे विचार हैं लड़कियों के प्रति स्पेशली, और लड़कियों से ज्यादा उनके माता पिता के प्रति भी जो समाज के दूसरे लोगों में विचार होते हैं, थे कहीं करशो कमार, थे कहीं करो, थे राम रेस्ट करो, थार तो जो है वो 2 लड़की है, 3 लड़की है। तो ये मतलब बहुत खराब सोच है, मतलब लड़कों का ही न्याल करे फिर बात इवन मेरा सर, आ कौन सोच समझ में नहीं भी लड़कों का ही मतलब तो कहीं ओलंपिक में मेडल ला दियो घना लड़का अपने है, ये सोचना चाहिए एटलीस्ट जो है सोसाइटी को। सर ये जैसे आरिस का रिजल्ट आया था उसके बाद भी काफी लोगों ने, जैसे कि रिजल्ट आने के बावजूद बाद भी कहा कि लड़की हो के ये जो दूसरे घर चले जॉब, जाए। ये जॉब कैसे करेगी, ओके। आरएस की जॉब कैसे करेगी, फिर घर भी मैनेज करना होता है वो कैसे करेगी। तो ये तो मेंटेलिटी सबकी है ही, तो लड़की लड़कियों के तो प्रति। मतलब अंतरिक्ष तक जा चुकी है, तो अब इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए वही तो। प्रूफ।
और जो है वो लड़की हर जॉब कर लेती है, और उसके साथ साथ अभी तक जहां तक है आपको आरपीएस अलॉट होगा, जी तो सर। वर्दी और उसके बाद में लड़की, तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। जी और सर। महिला के पास अगर पावर हो तो माँ दुर्गा है ना, हमने देखा क्षीण माता, हमने दुर्गा माता है, बहुत एग्जाम्पल अपने पास। जी सर। तो पावर जो है वो शक्ति हमेशा है ही जो महिलाओं के पास। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, ये एकदम श्योर है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं कोचिंग से, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये एक सिंपल चीज है, बेसिक पैटर्न है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। जी सर। लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ सिलेक्शन के लिए 20 बार पढ़ना पड़ता है, कोचिंग एक बार पढ़ाती है, बूस्टर वाले 2 बार पढ़ा देते हैं, मतलब जी रिवीजन सर। करवा देते हैं, 18 बार तो खुद को भी पढ़ना पड़ता है। तो सेल्फ स्टडी का ऐसा क्या शेड्यूल रहा? मेरा जो लगभग जो तैयारी है वो सेल्फ स्टडी पर ही केंद्रित रही है। जो मैंने सबसे पहले जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स है उससे स्टार्ट किया था। उसके बाद ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, और राजस्थान में आरबीसी की 9th और 10th की बुक्स खुद ही पढ़ी थी। ये कोचिंग वाले वैसे ही कम ही पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ है कि सेल्फ स्टडी है वो खुद में जो कमी है उसको देख के कैसे अपनी, मतलब हर इंसान का एक अलग शेड्यूल होता है, तो खुद का शेड्यूल बना के कैसे उस चीज को पढ़ना है और कैसे करना है, इम्प्रूव तो करना सेल्फ है। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस ऑनलाइन में बूस्टर के साथ रहा है वो हमारे विद्यार्थियों को आप जरूर बताओ। डे वन से कब आपने इंस्टीट्यूट को देखा, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, क्या फिर उसके बाद में इंटरव्यू प्रोग्राम में आप इंस्टीट्यूट में पहली बार आए, एक बार एक्सपीरियंस आप जरूर बताएं जी सर। शुरू से। इस 2023 के प्रीलिम से पहले मैंने उस समय स्टार्ट हुआ था इंस्टीट्यूट, जी सर। 2 अक्टूबर आपका शायद प्री था। जी सर। हाँ। तो उससे उस टाइम मैंने इकोनॉमिक सर्वे, मैंने आज तक ऑनलाइन यूट्यूब पे आपसे ही पढ़ा है। तो इकोनॉमिक सर्वे, और साथ में मैंने करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स में कभी कोई मैगजीन नहीं पढ़ी। आपके ये जो मैराथन क्लासेस होती थी करंट अफेयर्स की वो ही पढ़ी। तो प्रीलिम्स में ये रोल, और सेकंड जो पॉलिटी का, राजस्थान पॉलिटी का है, मैराथन जो आपने लगाई थी, तो राजस्थान पॉलिटी का भी ज्यादातर पोर्शन मैंने वहीं से किया, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी में काफी फैक्चुअल हाँ क्वेश्चन आते फैक्चुअल हैं। पर्सन स्टैटिक्स बहुत है उसमें। तो उसके लिए रट्टा मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपकी क्लासेस देखी थी मैंने उसमें। और उसके बाद मैंने जो मेंस का है, मेंस के दौरान मैंने जैसे कि बाबू सर है हाँ इंग्लिश के, उनसे जो पढ़ा। कि अपने बूस्टर एकेडमी से जुड़े हैं, हाँ उनसे पढ़ा था। और 2024 में भी प्रीलिम्स का ये इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और पॉलिटी पढ़ी। और साथ में मेंस में हमने जो स्मॉल सब्जेक्ट है उनके मॉड्यूल लिए। और इंटरव्यू गाइडेंस हम 2023 से जुड़े थे, और उसमें मुझे आप पहली बार अपने बूस्टर एकेडमी के गेट पे मिले थे, तो हाँ। आपने मुझे उसी टाइम यही कहा था कि इसी स्माइल के साथ आप जाइए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो उस समय मेरा सिलेक्शन हो गया था। और अब की बार भी मैंने बूस्टर में 2-3 मॉक दिए थे। ओके, तो मतलब एकदम घर वाला सा माहौल लगता था यहाँ पे। जी सर, बिल्कुल। मेरे हिसाब से कोचिंग वाला सा कल्चर यहाँ नहीं लगा होगा। जी सर। बहुत मतलब इंटरव्यू प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, आराम से डिस्कशन कर रहे हो ग्रुप में बैठ के, बाहर यहाँ पे इंटरव्यू पैनल, टॉपर पैनल, और बहुत ही अच्छा व्यवहार सभी के साथ रहा, और बच्चे बहुत जुड़े। इंटरव्यू में तो लास्ट में ये चर्चा थी कि बूस्टर पे तो एक मॉक दे ही लेना कम से कम। जी सर, 2023 में पहली बार आई थी मैं, तब मैंने पहली बार इतने, मतलब एज लोगों सीनियर का पैनल सीनियर पैनल इतना पहली बार देखा था मैंने। 23 में तो सीनियर पैनल हर जगह हुआ ही नहीं करता था बूस्टर पे। 24 में तो लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन 23 में हमने सबसे सीनियर पैनल यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल करवाया। 2024 में जो भूमिका को भी इंटरव्यू देना था, तो मैंने यही कहा था मैं बूस्टर में जरूर देंगे, वहाँ सीनियर पैनल होगा, और वो जो माहौल वहाँ पे होता है आरपीएससी में वो देखने को मिलेगा अपन को। प्रयास करते हैं, और उससे क्या होता है कि एक उम्र के तकाजे पे जो होते हैं 50, 55, 60, तो वो क्वेश्चंस मतलब वैसे ही जनरलाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक सीनियर पैनल का अलग ही मजा होता है, वो कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप 30 मिनट उनसे बात करके जाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, तो वो एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस मिलता है। और बच्चे बहुत मतलब जो मोटिवेट होके गए। कभी अभी एक स्टूडेंट तो हार्दिक है नाम, 300 के आसपास रैंक है, तो वो आए कुछ दिन पहले, तो कहा सर मेरे को तो ये लगता है कि मेरे इंटरव्यू में 10-12 नंबर ही बूस्टर के मॉड्यूल से बढ़ गए, मैंने यहाँ पे मॉक खूब दिए और इससे मेरे को जो है कॉन्फिडेंस मिला। जी सर। हाँ। उसके अलावा एक बार एक बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं, जेन्युइनली बताना कि मतलब आप कितने घंटे एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ते थे, और सामान्य टाइम में कितने घंटे पढ़ते थे? सर रही बात घंटों की, तो हमने कभी ओवर्स देखे नहीं है। हाँ जैसे कि हमारा एज ए स्टूडेंट यही काम रहता था कि बस पढ़ना ही है, पढ़ना है, खाना है, पीना है और सो सोना जाना है। है। इन चीज़ों के अलावा कभी कोई काम नहीं रहता था। तो हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि इतने घंटे पढ़ाई हो गई तो अब हम बाहर चले जाते हैं। ऐसा कोई, हम एक फिक्स शेड्यूल बना लेते थे पहले दिन ही शाम को,
फिर पूरे दिन उसी को पूरा करने में लगे रहते थे। जब तक वो पूरा नहीं होता था हम पढ़ते ही रहते थे नाइट में। फिर दूसरे दिन वापस शेड्यूल बनाते थे दूसरे दिन का, और तो फिर दोनों रूममेट का साथ में, और रैंक भी 48 52 एकदम 100% रिजल्ट, तो दोनों रूममेट का यही शेड्यूल रहता, आपस में डिस्कशन करते थे, जी सर, हम एक तो दूसरे को पढ़ाते थे भी थे। जी सर 2023 से हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे हैं। हाँ 23 में जब उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था और मेरा हो गया था, तो काफ़ी ये मेरे लिए भी बहुत दुख भरी बात थी कि मेरी रूममेट का हुआ नहीं। तो 2024 में भी हमने यही शेड्यूल रखते थे हम, फिक्स रखते थे कि इतने टाइम में ये पढ़ना है। हर सब्जेक्ट एक डे का 1-2 सब्जेक्ट फिक्स कर लेते थे फिक्स हम, कर लेते थे। और आपस में जो सब्जेक्ट उसको ज़्यादा अच्छा आता था वो पढ़ा देती थी मम्मी मुझे, और मुझे ज़्यादा आता था वो मैं पढ़ा देती थी उसको। और साथ में हम क्या करते थे, एक किताब बंद करके, कोई टॉपिक है जैसे कि जैव विविधता का टॉपिक है ज्योग्राफी का, तो किताब बंद करके हम सुनाते थे एक दूसरे एक को। दूसरे को सुनाते थे। और कोई भी स्कीम हो गई तो हाँ स्कीम भी हम ऐसे करते थे, हाथ रख के कि हाँ तू सुना इसके बारे में जो भी फैक्ट है, फिर मैं सुनाती थी और वो सुनाती थी, हम ऐसी तैयारी करते थे। हाँ, ये भी एक अच्छा होता है। ये चीजें तो अपन ने 12th तक की है, जी तो कोई सर। अलग चीज नहीं, ये कर लेनी चाहिए कि हिंदी पढ़ रहे हो तो एक साइड हाथ रख लिया, नीचे खिसका रहे हैं, देख रहे हैं कि सही हो रहा है, प्रश्न बोल बोल के याद कर रहे हैं, अंग्रेजी के अंदर जो है वो चीजें याद कर रहे हैं, स्कीम से इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन विधियों के माध्यम से हमने 12th भी पास की है। हाँ, हिंदी इंग्लिश भी हम डेली सुबह उठते हिंदी इंग्लिश ही पढ़ते थे। एक सुबह 6 टाइम बजे फिक्स उठते था। थे हम लोग, फिक्स टाइम था। 11 बजे सो जाते थे हम रात को, और सुबह 6 बजे उठते थे। कभी भी हम इतना जल्दी नहीं उठते थे, नहीं रात को लेट नाइट तक पढ़ते थे। सुबह 6 बजे उठ के सबसे पहले हिंदी इंग्लिश ही पढ़ना स्टार्ट करते थे, क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश होता था और वो रटने वाला ज़्यादा था हिंदी इंग्लिश में, तो हम शुरू से उसी से करते थे। तो दोनों रूममेट्स में से अगर आपको ये मतलब मन से बताना हो कि कौन ज्यादा बढ़िया पढ़ाता है, तो कौन, भूमिका या आप? क्योंकि आपने भी पढ़ा है, उसने भी पढ़ा है, एक दूसरे को। भूमिका बहुत अच्छा पढ़ाती है, क्योंकि वो एक टीचर भी है अभी 3rd ग्रेड, तो हाँ, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्किल अच्छा है, अच्छा और है। पढ़ाने का बहुत अच्छा है उसका, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो ये आपको तो बहुत एडवांटेज हो गया, रूममेट की रूममेट साथ में जो है टीचर भी मिल गए। जी ये सर। आपस में सहयोग से जो और जब हम किसी दूसरे को पढ़ाते हैं या सुनाते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी होती है, वो चीजें याद हो जाती है। जी सर। मतलब और एक वो अलग ही मजा होता है कि ये पूरा टॉपिक हो गया, मुंह जुबानी सुना, जी सर, है ना। हम आते जैसे टेस्ट देने के लिए आते जाते थे ना रास्ते में, हाँ, तो हम यही करते थे कि इस टॉपिक पे सुना, इस टॉपिक, और कोई हमारी इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती थी कि तीसरी कुछ बात करें, कोई भी टॉपिक ले जाए इस पे तू पूरा सुनाना पूरे पूरा रास्ते। सुना। तो यही तो वो होता एक था। होता ही है, अब जैसे अगर हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो बुद्धि का पूरा टॉपिक है, बता दो 8 के 8 थ्योरीज, तो वो याद होता है, और याद होके हम सुना देते हैं ना, तो उससे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। जी सर। तो दोस्तों का आपस में पढ़ना जो है वो भी सफलता का मंत्र हो सकता है। तो आप भी ऐसी संगत रखें जो सफलता में सहयोगी बने, और ऐसे दोस्त जो है वो भगवान करे सभी को मिले। आप दोनों की दोस्ती एक साथ, आप लोग जो है वो दोनों जो है वो कैडर में भी साथ ही जाएंगे कैडर ऑलमोस्ट। में उसका अकाउंट सर्विस जुड़ा हुआ है, सेकंड में ओके, सेकंड सेकंड अकाउंट। चॉइस। हमारे 2 नंबर का डिफरेंस है मेंस में दो ही तो। नंबर का डिफरेंस है। बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है कि आप दोनों ने तैयारी की, उसके साथ साथ आपसे ये पर्सनल क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया कंप्लीटली छोड़ दिया था या बीच में थोड़ा थोड़ा देख लेते थे? यूट्यूब तो चलो वो तो पढ़ने का माध्यम हो गया, जी उसके सर। अलावा। जैसे 2023 से पहले मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं थी, मैंने कभी इंस्टाग्राम नहीं चलाया था उससे पहले, और व्हाट्सएप भी ऑलमोस्ट हम लोग डिलीट ही रखते थे। और टेल लाइब्रेरी जब हम लोग जाते थे तब फोन हम रूम पे ही रखे जाते थे। वो हम दोनों लाइब्रेरी जाते थे, रूम पे फोन रखे जाते थे, और 4-5 घंटे की जितनी भी स्लॉट होती थी वो लगा के फिर वापस आते थे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते थे कि फ़ोन से हम दूर ही रहे, क्योंकि मेरा क्या है कि फ़ोन चलाने की ज़्यादा आदत थी, तो मैं ज़्यादा यही कोशिश करती थी कि फ़ोन के संपर्क में रहूँ ही ना। बस केवल क्लास लेनी है तब तक रहे, उसके बाद में। उसके बाद छोड़ दी। बहुत ही बढ़िया। ये भी मैं तो ये कहूँ, इससे अच्छा टैबलेट पे ले लो क्लास भी, हाँ, अगर किसी टैबलेट भी लेते, क्योंकि मेरे पास टैबलेट भी था मेरे और भूमिका के पास, तो हम ज़्यादातर क्या है पीडीएफ वगैरह जैसे बूस्टर की कंटेंट वगैरह हम ऑनलाइन ही देखते थे, ऑनलाइन ही सारा टैब में देखते थे, तो टैब में। फ़ोन से ज़्यादा दूर दूर ही रहते थे हम लोग। और कभी पढ़ते हुए आपको लगा नहीं कि सर की क्लास लेट हो रही है, कहीं भरोसे नहीं रख दें इस बार मैराथन आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि मेरे पास और में आते हैं ऐसे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कवर करवाता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा में थोड़ा थोड़ा डिले हो जाता है। जी तो सर। ऐसे आपको लगा कभी कि इस बार जो भरोसे रख नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं लगा, जैसे कि 2024 का इकोनॉमिक सर्वे था, वो मेरे हिसाब से आपने ही सबसे पहले हम लोगों को करवाया था। काफ़ी कोचिंग मेंस के में टाइम बच्चे वेट ही कर रहे थे क्लासेस का, और हमने तो 2 बार उसको पढ़ भी लिया था इकोनॉमिक रिवाइज सर्वे भी को, कर लिया था। रिवाइज़ भी काफ़ी बार कर लिया था। तो हमें ऐसे कभी नहीं लगा कि आप हमें भरोसे रख दोगे। आपने जब भी मतलब कुछ किसी चीज़ का कहा है, तो वो क्लासेस हम लोगों को दी है हमेशा टाइम टू टाइम। प्रोवाइड करवाई। और 2024 में तो क्या पेपर शायद आपका जून में था, जी सर। है ना? तो 2024 वालों को तो आर्थिक समीक्षा कवर करवाना अपने आप में एक चुनौती थी। जनरली अपन लोगों ने उसे कवर करवाया,
उसके बाद में करंट अफेयर का सेशन भी एक बड़ी क्लास रखी थी। तो मेंस वालों को भी पूरा कभी कभी और में मिल जाता है मेरे को, जैसे भी फर्स्ट ग्रेड वाले देख रहे हैं कि थे पॉडकास्ट करो, मारो पेपर है। लाइब्रेरी के अंदर जब आप जाते थे तो आपने बूस्टर का माहौल देखा? आप तो जब छोटे थे। जी सर, बिल्कुल। लाइब्रेरी में तो इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स तो देखते ही देखते थे। साथ में जैसे कि आपने जैव विविधता वाली जो क्लास लगाई थी ज्योग्राफी, वो मैंने भी देखी है हाँ, और वहाँ पे भी लोग खूब ऐसे चर्चा करते थे। जैसे कि आपका पढ़ाने का जो तरीका है, जो क्योंकि वो आरएस में आजकल क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन का ज़्यादा रहता था ज्यादा पहले। रहते हैं, हाँ। तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन का याद करने, वो चीज़ें जैसे कि आप जैसे बोलते थे ना, वैसे-वैसे हमारे माइंड में याद रह जाती थी। तो लगभग लोग वहाँ पे क्लासेस देखते थे, बुक्स पढ़ी रहती थी बूस्टर बुक्स की। पढ़ रहे तो थे। बहुत बूस्टर का तो आपको लगता था कि सही जगह है फिर जी तो। सर। उसके साथ साथ एक मेरा जो है वो एक दो क्वेश्चन और हैं। अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब तो राजस्थान सरकार ने राज ममता कार्यक्रम भी चालू किया बजट में। मेंटल हेल्थ स्टूडेंट के लिए तो अति आवश्यक है। जी लंबी सर। जर्नी है, कोई एक दो महीने का मामला नहीं है, 3-3 साल भी लग जाते हैं। तो उसके लिए बच्चों को कैसे प्रिपेयर होना पड़ता है या कैसे अपने आप को बैलेंस रखना होता है? जी सर। जो स्टूडेंट में मेनली जो असफल होते हैं, उसमें मेंटल हेल्थ के इश्यू आ जाते हैं अपने। जैसे 2021 में मेरा भी नहीं हुआ था, तो कुछ दिन मैं भी परेशान रही थी इस चीज़ से। तो इसमें एक तो अपना फैमिली सपोर्ट है, जैसे कि मम्मी और पापा और अपने भाई-बहनों से रेगुलर बात करते रहें और अपनी बात शेयर करें उनसे। सेकंड जो अपना ग्रुप है वो मेनली, अच्छा हो। मेरा मेरे हम 3 जनों का ग्रुप था, तो कोई भी बात ऐसी होती थी तो हम एक-दूसरे से पूछते रहते थे। तो वो ग्रुप अच्छा होना चाहिए। और थर्ड कि असफल होते हैं अपने, तो अपने क्या करते हैं कि जो भर्ती एजेंसियाँ हैं उसमें कमियाँ निकालने लग जाते हैं। हम्म। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन अपनी कमियों को देखें, उनको पहचानें, उस पे काम करें। दूसरे पे ना थोपें। जी सर। खुद तो का। ये मेंटल हेल्थ के इश्यू मुझे नहीं लगता कि कभी आएँगे ज़िंदगी में। और इसके लिए तो हमारे सिलेबस में टॉपिक है तनाव प्रबंध जी और सर। स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अगर आप टॉपिक भी वो पढ़ लेंगे ना आरएस का, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा दुश्चिंता क्या होती है और मेंटल हेल्थ कैसे सही की जा सकती है। मैम ने भी जो दोनों तीनों बातें की ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सामाजिक अवलंब कहते हैं, सामाजिक सहारा कहते हैं। हुँ। ग्रुप अच्छा हो, परिवार का सपोर्ट अच्छा हो, कैसी भी कंडीशन हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जी सर। और किसी दूसरे पर अपनी असफलता ना थोपें, उस कारण ढूंढे कि क्या कारण रहा है। और असफलता कुछ नहीं होती है। आपने 2021 में पढ़ा, वो 23 में काम आया, जी वो सर, 24 बिल्कुल। में काम है। जी ये सर। सिलेक्शन आधार तो 21 वाली पढ़ाई का ही है। जी सर, बिल्कुल। 2024 में तो इतना कम गैप था कि जो पीछे वाला जो पड़ा हुआ था, वही हमारे काम आया था उसमें। ये सबसे चीज आपने जो है वो बहुत अच्छी बताई। और स्पेशली पेरेंट्स अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए क्या फ्रीडम, कैसी फ्रीडम दे या उनको किस तरीके से मोटिवेट करें? क्योंकि आपके पिताजी ने आप तीनों बहनों को जो है वो फ्रीडम दी है, वो छूट दी है जी और सर। आपको वो मौका दिया है, संसाधन दिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे माता-पिता को? मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो बच्चियों को टाइम दें, 12th के बाद ही उनकी जो शादी है उसके लिए प्रेशर ना बनाएँ और उनको एक प्रॉपर जो टाइम है, क्योंकि आरएस की जो भर्ती प्रक्रिया है वो काफ़ी टाइम माँगती है। अभी तो कम टाइम बैक लगने टू लगा बैक है। वैकेंसीज़ आई, जी फिर सर। भी एक टाइम फिर आपको। भी एक टाइम माँगती है, तो बच्चियों को इतना टाइम दें कि वो अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएँ और इस क्षेत्र में आगे जा पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कियाँ होती हैं वो टीचिंग सेक्टर में ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं दिया जाता टाइम है नहीं इतना। मिलता। तो ये एक ये सेकंड कि उनको फाइनेंशियली फुल सपोर्ट दिया जाए। जैसे मेरे जो पापा है, उन्होंने कभी भी फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम नहीं आने दी। मैंने अगर 5,000 रुपए का आया तो उन्होंने 10,000 रुपए ही दिए हैं मुझे। तो ये और सेकंड मेरी जो लड़कियाँ हैं उनसे भी ये गुज़ारिश है कि अपनी माता-पिता की उम्मीदों पे खरा उतरें और अच्छे से पढ़ें। जणे मैं कहूँ कि ब्याह में 5 बरिस सोनो कम करा दे अब नहीं, लेकिन लड़कियां पढ़ने को मौको पूरो दो कम कम, जी सर। ताकि जो है वो एक बार अगर आपने मौका दिया ना तो वो तुलसी की तरह आपका नाम रोशन करेंगी। आरएएस, आरपीएस ये पद ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़कियां प्राप्त कर सकती हैं, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए, संसाधन मिलना चाहिए और उसके साथ साथ माता पिता में धैर्य और आपका सहयोग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जी मैं तो सर। कहूँ भी थे आगे खर्चो कम कर दिया ना, तने ब्याह में कौन खर्चो करना था, जरूरी है 8 मिठाई बनानी 2 ही बना दिया। सही है लेकिन सर। अभी जो बच्चे को जरूरत है अभी फाइनेंशियल, अगर भले देखो माता पिता पढ़ाने के लिए बच्चे में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। जी सर। गर्ल्स को स्पेशली अगर हम लोग मौका दें तो वो और अच्छा परफॉर्म कर सकती है जी और सर, आपने बिल्कुल। करके दिखाया है। जी सर। तो सोनो कम करा दिया, मिठाई कम करा दिया भले, लेकिन जो मौको दो टाबरान बे नाम रोशन करी था, कोई नाम रोशन करी। उसके अलावा एक दो क्वेश्चन मेरे ये भी हैं, जैसे स्पेशली तैयारी के दौरान है, एक तो कौन सा सब्जेक्ट था जिससे डर लगता था
एक कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें आप जो है वो सबसे ज्यादा कंफर्ट थे, और एक ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिस पर लोग ध्यान कम देते हैं पर आप ज्यादा ध्यान देती थी, मतलब अंडररेटेड सब्जेक्ट जिस पर बहुत जनरली लोग ध्यान नहीं देते, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट। ठीक है। डर। सबसे पहले एक जो क्वेश्चन था कि डर। हाँ। डर डर हाँ। किससे लगता है, तो हाँ। साइंस से। अब वो मैंने पहले ही ज़िक्र किया उसका, साइंस से मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं और भूमिका दोनों ही आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, तो हम दोनों को डर लगता था। तो हम क्या करते थे, रोज़ एक साइंस का टॉपिक लेके रोज़ उसको पढ़ते थे। तो धीरे-धीरे वो डर हमें खत्म हो गया और हमें वो चीज़ें समझ तो आने डर लग गई से भागो साइंस मत, की, लगो उसके लगे पीछे। उसके पीछे। अगला। और अगला ये कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हम्म। जो कि फर्स्ट पेपर में है, क्योंकि हिस्ट्री मेरा आईएएस में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मेरा हिस्ट्री पे काफ़ी अच्छी कमांड थी। और हिस्ट्री में मुझे दोनों ही टाइम बहुत अच्छे नंबर आए हैं हिस्ट्री में। और थर्ड है कि अंडररेटेड सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जिसको लोग, क्योंकि काफ़ी लेंथी होती है और लोग पढ़ना नहीं चाहते उसको। तो हिस्ट्री को अगर आप पढ़ोगे तो वो एक अच्छा आउटकम भी देगी, क्योंकि मैंने तो देख लिया है करके। तो हिस्ट्री फर्स्ट पेपर तो हिस्ट्री वालों का एक गजब होता है, और पिछले जो पेपर आए हैं 2018, 21, 23 और 24, जिसमें हिस्ट्री पे बहुत अच्छा फोकस किया, उन लोगों के बहुत अच्छे बहुत नंबर अच्छे आए। नंबर हैं। नंबर आए, और मतलब पर बेसिक से काम नहीं चलेगा, डेप्थ तक जाना डेप्थ, पड़ेगा, बिल्कुल। तभी जाके क्वेश्चन। और आर्ट एंड कल्चर पे जनरली ये तो मैंने अभी देखा, पीएसआई में ट्रेंड चेंज हुआ है। जनरली पीएसआई के अंदर पहले जो क्वेश्चन आते थे तो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज्यादा आते थे। जी इस सर। बार और लगभग ये दोनों क्वेश्चन 13-14 हो जाते थे 100 में से, और इंडियन हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन इस बार राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर दोनों के 7 क्वेश्चन और इंडियन हिस्ट्री के भी 7 क्वेश्चन। जी सर, मेंस पर 2024 में भी इन्होंने जो ऐसा इंडियन ही कि इंडियन हिस्ट्री है उसका ज़्यादा कर दिया था पोर्शन। तो वही है कि इन चीज़ों को, अगर इंडियन हिस्ट्री है उसमें मेनली आर्ट एंड कल्चर ही है इंडियन हिस्ट्री मेन का। तो, हाँ, हाँ, मेन और तो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न इनको तो हिस्ट्री। अच्छे से पढ़ा जा सकता है बहुत ही। तो इतना लेंथी नहीं है, लोग क्या है लेंथी के चक्कर में पढ़ते नहीं है, बाकी इतना हार्ड नहीं है इसको करना। और पढ़ते भी है तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ना उसको। आप रूट लर्निंग करके अगर आप गुप्त कला पढ़ोगे ना तो वो नहीं समझ में आएगी, जी क्योंकि सर। उसका एक पूरा एल्गोरिथम है, उसका एक रिदम है। आप गुप्त कला, मौर्य कला, उनको एक रिदम में ही पढ़ सकते हैं। पूरा पर एकदम आपको, हाँ, कार्यक्रम। पर आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। वास्तुकला क्या है, किस प्रकार से स्थापत्य कला, क्या मामला है, पता होना चाहिए थोड़ा जी सा। सर। तो ये जरूरी है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब कुछ क्वेश्चन है मेरे, आपको तैयारी के दौरान कुछ रैपिड फायर, जिसमें चाय या कॉफी। चाय। चाय। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑफलाइन या ऑनलाइन। दोनों सर। दोनों से। ओके। एनसीईआरटी या खुद के नोट्स। एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ी है और खुद के नोट्स भी बनाए हैं ऑथेंटिक बुक से। ओके। मॉर्निंग स्टडी या लेट नाइट। सर दोनों ही नहीं, बहुत बैलेंस्ड है। बैलेंस। टाइम से सोना, टाइम से टाइम उठना। से उठना। ठीक है। ज्यादा फोकस प्री पे या मेंस पे। मेंस पे हमेशा मेंस। मेरा मेंस का फोकस रहा है, प्री पे मैंने बहुत कम तैयारी से प्री निकाला है 3 बार। डिसिप्लिन जरूरी है या मोटिवेशन। दोनों ही जरूरी है सर, डिसिप्लिन तो होना जरूरी है, साथ में मोटिवेशन, ताकि मतलब निरंतर पढ़ते रहे अपने। मोटिवेशन तो हमारी क्लास आवे ही फिर बीच बीच में था, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। उसके साथ साथ जो है वो, मोबाइल में आपके अनुसार सबसे खतरनाक ऐप कौन सा है जो बच्चों को इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम चलता देना चाहिए। इंस्टाग्राम नहीं रखना चाहिए। देख लो भाई, तुम लोग जो इंस्टाग्राम चलाते हो। क्योंकि मैंने काफी, जैसे कि लाइब्रेरीज वगैरह में भी देखा है, बच्चे इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं बैठे बैठे, तो उनको पता ही भी नहीं चलता कितना टाइम निकल जाता है, और लाइब्रेरी में भी बैठे रहते हैं तो टाइम खराब ही करते हैं टाइम वो। खराब होता है, और फिर भी अगर तुमसे नहीं छूट रहा ना, तो जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो कर लो। फिर बाद में पढ़ाई की रील आएगी, फिर तुम हाथों हाथ ही छोड़ दोगे कि इससे तो पढ़ जी ही लेता हूँ सही मैं। बात है। ठीक है, उसके साथ साथ और एक ऐसी किताब जो अभ्यर्थी को, आरएस के विद्यार्थी को जो जरूर पढ़नी चाहिए, आपकी नजर में कोई ऐसी बुक हो। 12th फेल सर। उस पे 12th। मूवी भी बनी हुई है, मैंने 3-4 बार उस मूवी को देखा। कभी कभी मुझे डीमोटिवेशन होता था तो मैं उस मूवी को बार बार देखती थी। तो 12th फेल एक बहुत अच्छी किताब भी है, और उस पे मूवी बनी है, वो भी बहुत अच्छी है। एक कोई आदत जो आरएस के अभ्यर्थी को छोड़ देनी चाहिए। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मेरे अनुसार काम को टालने की आदत, हाँ कि जी। बाद में करूंगा, बाद में कर लूंगा, कवर कर लूंगी, नहीं। बाद में नहीं, जो करना है वो अभी करो। अगर टालते रहोगे तो वो समस्या और गंभीर हो जाएगी। जी तो सर। उसको फेस करो। अगर अंग्रेजी कमजोर है तो अंग्रेजी, अगर साइंस में दिक्कत है, जैसे हमने क्या कहा, साइंस चैलेंज था लेकिन हर दिन एक टॉपिक पढ़ते थे दोनों। जी सर। तो उसी के साथ साथ जो है वो, लड़कियों को आप लास्ट क्या सलाह देने चाहेंगे, बूस्टर के विद्यार्थियों को। बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगता है आज तक मैंने जितने भी प्रश्न, मेरे को डेली पढ़ना पड़ता है, उसमें थोड़ा जोर आता है, इसमें ज्यादा जोर नहीं आता, प्रश्न ही तो पूछने होते हैं। अच्छा लगा जब अपने स्टूडेंट होते हैं, अपने साथ के होते हैं, तो उनको, उनसे बात करने में भी अच्छा लगता है। तो आप जो भी बच्चों को जो एडवाइस देना चाहें जरूर बताएं। एडवाइस मैं 2-3 एडवाइस देना चाहूंगी। पहली एडवाइस कि पढ़ने का नाटक ना करें,
और अच्छे से पढ़ें। लाइब्रेरी जाएं तो फ़ोन रूम पे रख के जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से टॉपिक क्लियर करें और किसी को दिखाने के लिए ना पढ़ें और खुद के लिए पढ़ें। और सेकंड है कि जो असफलता अगर आपकी ज़िंदगी में आती है तो उससे कुछ सीखें और आगे सफल हो जाएँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तुलसी जी ने आज वो सारी बातें आपको बताई हैं, जो कि अभ्यर्थी को ज़रूर सुननी चाहिए और इस पूरे के पूरे संवाद का केवल और केवल यही उद्देश्य था कि आप जर्नी को समझें। केवल स्टडी से संबंधित बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, स्ट्रैटेजिक बातें खूब हो चुकी हैं, पर एक अभ्यर्थी किस तरीके से पढ़ता है, उसके ऊपर हमने चर्चा करी। तो मैम बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आगे ऐसे ही आप बूस्टर के जो आने वाली जनरेशन है, उसको मोटिवेट करते रहें। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद बूस्टर परिवार का कि मुझे यहाँ पे आके अपनी बात रखने का मौका दिया और मैं बूस्टर परिवार से पहले भी जुड़ी हुई हूँ और आगे भी जुड़ी रहूँगी और बूस्टर परिवार नए-नए इनिशिएटिव लेके आ रहा है, तो आप बूस्टर परिवार से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, राम।